पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं नेतागिरी लेकर के। और नेतागिरी में आज का विषय आप समझ ही रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हॉट जो बना हुआ है वो है चौथे चरण के चुनाव में क्या होगा, बिहार में कैसी प्रतिष्ठा फंसी हुई है और आखिर नरेंद्र मोदी को चुनाव के दिन रैली करने की क्या ज़रूरत पड़ी। हालांकि ये तो सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रक्रिया के तहत अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। और इन सवालों में सबसे बड़ा सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी को उनके 10 साल के जो प्रधानमंत्री का काल रहा है उस पर एक चैलेंज किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके चलते लोग उनको वोट दे सकें। यहाँ तक कहा जा रहा है लालू प्रसाद एक बार फिर से सोशल मीडिया के माध्यम से नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को लेकर के और उनको सड़क पे उतार देने की बात कर रहे हैं। इस बात को लेकर के तेजस्वी यादव भी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और जब जब नरेंद्र मोदी बिहार का दौरा कर रहे हैं, ये उनका 6वां-7वां दौरा है, जिसमें उन्होंने हर दौरे के पहले कुछ सवाल उनसे दागे हैं। इस बार सवाल तो नहीं दागा है, लेकिन इस बार सीधे तौर पे उनका कहना है, उनकी पूरी टीम का कहना है कि हमने नरेंद्र मोदी को सड़क पे उतार दिया। अब लालू प्रसाद कह रहे हैं कि उनको गली गली घुमाएंगे। ये पूरा दावा और इसकी हकीकत हम उस समय से स्टार्ट करेंगे जब लालू प्रसाद पूरे रॉ में थे, तब से लेकर के अब तक बिहार की राजनीति में क्या अंतर पड़ा है, नेतागिरी किसकी टाइट रही है और क्या ये नेतागिरी है या फिर वास्तव में नरेंद्र मोदी अपने लोगों को बचाने के लिए सड़क पर उतरे हैं। इन सारे विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ रोज की तरह आलोक जी हैं। आलोक जी बिहार की राजनीति और ये जो चुनाव चल रहा है उस पर बहुत गहरी नज़र रखे हुए हैं। आपने देखा भी होगा कई विषयों पर हमने बातचीत किया है और कई विषयों पे ये अड़ जाते हैं कि नहीं ये होगा। अब ये इनका आंकलन है। आज भी हम इन्हीं सब विषयों को लेकर के इनके साथ हैं और ख़ास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सड़क पर घूमने की और रोड शो करने की ज़रूरत पड़ी, क्या ये उनकी मजबूरी थी या कुछ और है, या फिर क्या लालू के व्यूह रचना में उनके मंत्रिमंडल के लोग बुरी तरह से फंसे हुए हैं जिसको निकालने के लिए वो आए हैं। आलोक जी क्या लगता है, सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी के रोड शो को आप पहली बार में क्या देख रहे हैं? जब जैसे सुना आपने तो क्या सोचा आपने? देखिए, ये तो दिख रहा है कि कुछ न कुछ मजबूरियां रही होंगी। यूं ही बेवफा नहीं होता कोई, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता जी। इसलिए कुछ तो मजबूरी रही होगी, जो कि आज जो भारतीय गणतंत्र के इतिहास में जी। पहली बार किसी प्रधानमंत्री को पटना में रोड शो करना पड़ रहा है। जी। कहा जाता है कि पटना जो है बीजेपी का गढ़ है। तो जब गढ़ ही है, कांग्रेस का कैंडिडेट कमज़ोर है, कांग्रेस कमज़ोर है, बीजेपी का गढ़ है, तो फिर रोड शो की क्या ज़रूरत आन पड़ी? जी। कहीं न कहीं जो बीजेपी का इंटरनल सोर्स है उससे ये रिपोर्टिंग ज़रूर मिली है कि यहाँ भाजपा 2 खेमे में है। ऋतुराज सिन्हा अलग फील्डिंग कर रहे हैं, रविशंकर अलग फील्डिंग कर रहे हैं। जी। तो प्रधानमंत्री को लगा होगा कि कहीं ये ऋतुराज के चलते रविशंकर की बलि न चढ़ जाए, इसलिए उन्हें रोड शो करनी पड़ी है। और इस रोड शो पे विपक्ष को भी मुद्दा मिल गया है, जहां लालू प्रसाद यादव इनको रोड पे लाने की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये तो अभी 4 ही चरण हुआ है, अगले चरण से इनको गली गली हम घुमा देंगे। जी। तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को कुछ मतलब ही नहीं है विकास से। तो कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है। और इसके बाद हाजीपुर में इनकी रैली हो रही है। नहीं, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो पहली बात है कि आपने जब ये सुना कि प्रधानमंत्री रोड शो के लिए आ रहे हैं पटना, तो आपके मन में यही सब सवाल आए कि जिसमें कहीं ना कहीं आपको लगा कि पटना साहिब में रविशंकर प्रसाद फंसे हुए हैं। खैर, आपने जो ये बात समझा उसके लिए रविशंकर प्रसाद, भारतीय जनता पार्टी का खेमा, या फिर ये एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें कई राज्यों में कई चुनाव में मोदी घूम चुके हैं, रोड शो कर चुके हैं, तो उन्होंने सोचा कहीं ऐसा होगा कि बिहार में भी चलो एक रोड शो कर लेते हैं। आपने चुनाव टिकट बंटवारे से पूर्व देखा होगा जी कि ऋतुराज सिन्हा और रविशंकर प्रसाद एक दूसरे की जमकर खिलाफत कर रहे थे। जी। दोनों एक दूसरे के लिए यहाँ तक कि विरोध में खबरें भी छपवा रहे थे। जी।
ऋतुराज रविशंकर के बारे में कह रहे थे इन्होंने कोई काम नहीं किया है, रविशंकर कह रहे थे कि वो नया है, धनबली पशु है। दोनों में एक दूसरे के पे आरोप लग रहा था जी। तो कहीं प्रधानमंत्री को ऐसा रिपोर्टिंग मिली होगी कि रोड शो कीजिए, तभी वहाँ पर जनता को लगेगा कि नहीं प्रधानमंत्री भी रविशंकर जी के साथ हैं। जी। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के रोड शो से जन परेशानियां बढ़ी है। जी। लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस एरिया से प्रधानमंत्री का रोड शो गुजर रहा है वहाँ की सभी दुकानें बंद कर दी गई है। जी। अब किसी बच्चे को अगर भूख लगेगी तो दूध की भी दुकानें बंद है, केवल दवा दुकान खुली हुई है। जी। अच्छा आलोक जी, ये तो आपने बताया, इसमें एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल ये है कि क्या रविशंकर प्रसाद जो उनके पूर्व मंत्री रहे हैं, बगल के लोकसभा क्षेत्र में रामकृपाल यादव लड़ रहे हैं, ये भी उनके पूर्व मंत्री रहे हैं। क्या लगता है कि जैसा कि सूचनाएं आ रही हैं, तो आपने बता दिया कि आपस के कलह के चलते, आपसी उठापटक के चलते रविशंकर प्रसाद थोड़ा कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, इसलिए उनको बूस्टअप करने के लिए आए हैं। तो वहीं रामकृपाल यादव को लेकर के भी कहा जा रहा है कि 10 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी है। इस बार मीसा जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही ताकत से आई हैं सामने। भाई वीरेंद्र उनके अगल बगल में नजर आ रहे हैं जो लगातार उनके लिए फील्डिंग कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि ये भी एक कारण हो सकता है अपने पूर्व मंत्रियों को बचाने के लिए वो रोड शो कर रहे हैं? देखिए, भाई वीरेंद्र ही नहीं, अभी जो पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र का 2020 का परिणाम है जी, वो आरजेडी के पक्ष में दिख रहा है। जी। आप देख रहे होंगे कि दानापुर, मनेर, विक्रम, पालीगंज सहित जो भी यहाँ के विधानसभा क्षेत्र हैं, मैक्सिमम पे आरजेडी का कब्जा है। जी। इस नाते रामकृपाल यादव को तो बूस्टअप देना ही पड़ेगा। जी। एक तरफ मीसा भारती के साथ अगर भाई वीरेंद्र खड़े हैं तो दूसरी तरफ पूरा लालू परिवार उनके साथ, रीतलाल यादव खड़े हैं। लालू परिवार के साथ रीतलाल यादव हैं। जी। पालीगंज और फुलवारी से माले के विधायक हैं। जी। विक्रम में सीट भले ही कांग्रेस के विधायक ने छोड़ दिया है, लेकिन कांग्रेस वहां मजबूत स्थिति में है। जी। तो इसमें ये कहना कि एनडीए के लिए वो आसान चारा है। रामकृपाल यादव 10 वर्षों से वहां सांसद हैं, तो वहां उनको एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना पड़ा। रोड शो के बाद प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय जो दौरा है, ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री बिहार में आए हैं और 2 दिवसीय दौरा कर रहे हैं, जिसमें एक दिन वो रोड शो करेंगे और दूसरे दिन वो कई जगहों पे जाकर के वहाँ जनसभा करेंगे। हाजीपुर में जब जनसभा कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर में जनसभा कर रहे हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं कि क्या हाजीपुर में नया कैंडिडेट आना, पशुपति कुमार पारस को हटा करके उनको पूरी तरह से मतलब समझिए कि बेदखल करके एनडीए के घटक दल से, और उसके जगह पर चिराग पासवान को दिया गया है। मुजफ्फरपुर में कमोबेश यही स्थिति है, वहाँ भी अजय निषाद को हटा करके, जो कि लगातार जीतते आ रहे थे 2 बार से, उनको हटा करके राजभूषण निषाद को दिया गया है। तो क्या यहाँ भी दांव जो है उल्टा पड़ता नजर आ रहा है, जिससे जरूरी है कि चिराग पासवान को और राजभूषण निषाद को बूस्टर डोज दिया जाए? ये भी एक कारण हो सकता है। देखिए, हाजीपुर में पीएम की रैली का एक अर्थ और निकाला जाए जी कि वैशाली, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर जी तो एक बहाना है, असली तो वहाँ गृह राज्य मंत्री जी की सीट को बचाना है। जी जी क्योंकि उजियारपुर में कल चुनाव है। जी। वहाँ मतदाता अगर प्रधानमंत्री हाजीपुर के बगल से कुछ बोलते हैं तो उसकी आवाज़, मतलब एक तरफ उजियारपुर को हाजीपुर से टच होता है, दूसरा मुजफ्फरपुर से टच होता है, और तीसरा कुछ सारण का भी हिस्सा उसमें टच होता हुआ है। जी। तो जो वहाँ प्रधानमंत्री बोलेंगे कल के भाषणों में जी, तो इसकी आवाज़ उजियारपुर तक जाएगी जी। और इससे उजियारपुर में वोटिंग बीजेपी के पक्ष में बढ़ने की भी संभावना दिख रही है। और जहाँ तक हाजीपुर, सारण, वैशाली और मुजफ्फरपुर की बात है, तो इन 2 सीटों में तो एनडीए बहुत कमजोर हो चुका है। जहाँ तक वैशाली और या मुजफ्फरपुर की रिपोर्टिंग है, वहाँ तो ये देखा जा रहा है कि जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उन पर
महागठबंधन के प्रत्याशी भारी हैं। भारी पड़ रहा है जो अजय निषाद 4 लाख वोट से चुनाव जीत 4.5 लाख से जीते जी, थे और उसी आदमी को हराए भी थे। और राजभूषण निषाद को ही हराए थे जी। तो उनको उनका टिकट काट के राजभूषण को टिकट दिया गया और अजय निषाद कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ रहे जी। हैं। उनके साथ मुकेश निषाद घूम रहे हैं जो जी, कि राजभूषण को नेता बनाए थे, पार्टी गठन करवाए जी थे। जी जी जी। वही बात है वैशाली में मुकेश सहनी भी उनके साथ हो गए हैं, अजय निषाद के साथ, अजय निषाद क्योंकि उसी गठबंधन का हिस्सा है। बीजेपी का हिस्सा है वो। जी। तो कुल मिलाकर वहाँ अजय निषाद 21 दिख रहे हैं और राजभूषण उनके सामने 19 दिख रहे हैं। जी। तो कहीं प्रधानमंत्री के आने से राजभूषण 21 हो जाए और अजय निषाद को 19 करने की एक और सबसे बड़ी बात जो आपने मुजफ्फरपुर की चर्चा की, तो ऐसा लग रहा है जो देखने में सामान्य प्रक्रिया के तहत कि राजभूषण निषाद जो है मैनेजमेंट करने में भी, चूंकि पॉलिटिशियन नहीं है इसलिए पॉलिटिक्स करने में भी थोड़ा पीछे रह जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं वो उनके साथ नज़र नहीं आ रहे हैं। चाहे वो पुराने वहाँ के दिग्गज नेता हों, सुरेश शर्मा की बात कर लीजिए या फिर अन्य नेताओं की बात कर लीजिए, उनके साथ नज़र नहीं आ रहे। क्या इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा और प्रधानमंत्री इसलिए भी आ रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ। ये आप देख रहे हैं कि अजय निषाद की पत्नी जिला नगर परिषद अध्यक्ष हैं जी। उनके पिता कई दलों में घूम घूम कर केंद्रीय मंत्री रहे हैं जी। जैसे उनके पिता भी कोई अस्थाई किसी, उनका कहना था कि जिस दल से एक बार हम जीत जाते हैं फिर अगला चुनाव उस दल से नहीं लड़ते हैं। जी। कैप्टन जयनारायण निषाद से मेरी अच्छी खासी बातचीत होती थी। जी जी। क्योंकि उनके शिष्य थे यहाँ ऋषिकेश कश्यप, पटना में जब आते थे तो उनके यहाँ बैठते थे जी। और उनके पॉकेट में हर समय चॉकलेट रहता था। जी जी। तो हमको ऋषिकेश जी को बच्चा मान के हर समय कहते थे आप यहाँ आए हैं तो चॉकलेट खाइए। सुने हैं कि चुनाव में चॉकलेट का बड़ी चर्चा होता है, चॉकलेट लेने के आप भी आदी हैं? नहीं, हम रियल चॉकलेट के आदि हैं, वो लिफाफा वाला चॉकलेट का एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये तो चर्चाएं हम सुन ही रहे हैं, इन चर्चाओं में तो हम हैं ही, लेकिन एक चर्चा और महत्वपूर्ण हो जाती है और ये चर्चा है कि क्या हमने पूर्व मंत्रियों की बात की जिसमें से एक राजीव प्रताप रूढ़ी भी हैं, उनका भी कहीं ना कहीं लालू प्रसाद की बेटी के साथ मामला फंसा हुआ है और इस मामले से वो कैसे निकलेंगे? क्या इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारण में भी अपनी रैली कर रहे हैं? देखिए, सारण राजपूत और यादवों का गढ़ रहा है जी। दोनों की आबादी जो है वो बराबर है, लगभग बराबर है। जी जी। लेकिन अगर राजपूत राजीव प्रताप रूढ़ी के साथ हैं और वहाँ से राजपूत नेता इनका प्रभुनाथ सिंह का बेटे का टिकट काटा गया है जी। तो कुल मिलाकर राजपूत तो राजीव प्रताप रूढ़ी के पक्ष में एकजुट दिख रहा है जी। लेकिन जहां यादवों की बात आती है जी। लाख लालू यादव प्रयास कर लें, अगर लालू यादव वहां के नेता छपरा के रहे हैं जी। तो दरोगा राय का परिवार भी छपरा का से मुख्यमंत्री बिहार कुर्सी तक पहुंचा। लेकिन शायद उसके बाद भी प्रधानमंत्री को भरोसा नहीं हुआ कि इन सारे समीकरणों को जोड़ने के बाद भी राजीव प्रताप रूढ़ी कहीं ऐसा ना हो कि कमजोर पड़ जाए। मैंने एक विधायक हैं जी। भूमिहार जाति के हैं, चोकर बाबा उनका नाम जी है। जी। वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं जी। और वो बीजेपी के विधायक थे। जी जी। कहीं भूमिहारों 2020 में उनका टिकट कटा था अमनौर से, कहीं भूमिहारों का वोट चोकर बाबा को न चला जाए जी। इस नाते भी पीएम को वहां हाजिरी लगानी पड़ रही है। जी जी जी। तो एक कारण ये भी है क्योंकि लालू यादव तो वहां कमजोर हुए ही हैं, क्योंकि चंद्रिका राय खुलेआम राजीव प्रताप रूढ़ी के साथ घूम रहे हैं और छपरा की जनता अपनी बेटी के लिए न्याय भी मांग रही है। जी। अगर छपरा की बेटी अपने को रोहिणी आचार्य कर रही हैं तो क्या ऐश्वर्या राय के साथ न्याय हुआ था, ये पूछ रही है। आलोक जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल इसी में आता है कि 5 जो अलग अलग लोकसभा क्षेत्र हैं जिनमें चुनाव हो रहा है, जिसमें से 3 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, जिसमें 2-2 मंत्रियों के कहीं ना कहीं जो अस्तित्व को बचाने की लड़ाई चल रही है। एक बेगूसराय में गिरिराज सिंह हैं, दूसरा उजियारपुर की चर्चा हम कर ही रहे थे। इसके अलावा समस्तीपुर में भी एक मामला फंसा हुआ है। नरेंद्र मोदी ने अपनी बेटी कह करके वहाँ भी अपनी प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं खड़ी कर दी है। इसके अलावा मुंगेर में ललन सिंह के यहाँ जाकर के चुनाव प्रचार कर लिए हैं। क्या लगता है कि यहाँ जो हम लगातार चर्चा कर रहे थे मुंगेर की बात, कि यहाँ पर
अगड़ा पिछड़ा हो गया है। दूसरा, हम बेगूसराय की चर्चा कर रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी है। तीसरा, हम समस्तीपुर की चर्चा कर रहे थे कि अचानक से जो सनी पासवान हैं उनको लेकर के वहाँ एक माहौल बनाने की कोशिश की गई। उजियारपुर में जो एक फैक्टर सामने आया है, जिसमें आपने देखा होगा कि कुशवाहा और मल्ला दोनों को एकजुट करने की जो रणनीति थी वो कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। तो दरभंगा में भी कहीं ना कहीं गोपाल जी ठाकुर की पगड़ी जो है, पाग जो है, वो दाव पर फंसा हुआ है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इन सबको प्रभावित करने का भी एक योजनाबद्ध तरीके से प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम बनाया है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कल हमने ही पूरी 5 सीट का एक्सरे रिपोर्ट में बताया था कि 5 सीट पे एनडीए की स्थिति मजबूत है जी। और मुझे नहीं लगता है कि इन 5 सीट पे महागठबंधन कुछ चाल खेल पाएगा जी। क्योंकि 5 सीट पे महागठबंधन की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। गिरिराज सिंह पिछले बार भी भूमिहार कैंडिडेट होने के बावजूद भी 4 लाख से चुनाव जीते थे। जी, पिछली बार की परिस्थितियां कुछ अलग थी आलोक जी, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। ऐसी कोई बात पिछली बार आपने देखा होगा कि एक मुसलमान उम्मीदवार खड़ा हो गए थे जिन्होंने 1.5 से 2 लाख रुपया वोट काटा था और जिसका असर पड़ा। नहीं, अवधेश राय वहाँ कोई नॉन फिगर नहीं है जी। वहाँ देख रहे हैं लोग बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र में अवधेश राय का नाम तक लोग नहीं जानते जी। और वहीं गिरिराज सिंह की छवि राष्ट्रीय स्तर की छवि रही है जी। राष्ट्रीय स्तर के हिंदुत्व में उनका नाम होता है जी। और हिंदूवादी नेताओं में अगर देश में 5-7 नेता हैं तो उसमें गिरिराज सिंह का भी नाम आता है जी। तो वहाँ गिरिराज सिंह को कोई दिक्कत नहीं है। वहीं मुंगेर में ललन सिंह के साथ भूमि अगरा समाज तो है जी। पिछड़ा समाज को भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मुंगेर में एक कहावत प्रचलित है कि एक अगरा 10 पिछड़े का वोट दिलाता है। ये तो आप पुरानी बातें कह रहे हैं ना, 90 के दशक की बात। अभी भी बात यह है, अभी भी, क्योंकि ललन सिंह की संगति जो है जी। जो क्षेत्र का रंगदार होता है उसको ललन सिंह अपने कब्जे में रखते हैं। आपने पहले भी बताया था कि रंगदारों का क्षेत्र कहा जाता है मुंगेर को, चाहे लखीसराय हो, बड़ैया हो, बाढ़ हो। हाँ। ये सारा उसमें उसी। और ललन सिंह का रंगदारों पे पकड़ होता है। जी जी। और ललन सिंह हर गांव के जो रंगदारी करने वाले बच्चे हैं उनसे उनके अच्छे ताल्लुकात होते हैं और एक रंगदार कम से कम 100 वोट तो जरूर दिलाता है उनको। समस्तीपुर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांभवी को अपनी बेटी बताया था, सबसे कम उम्र का बताया था। यहाँ भी चुनाव हो रहा है। क्या लगता है कि जो इन 4-5 दिनों में प्रधानमंत्री के जाने के बाद जो परिस्थितियाँ बनी है उसमें शांभवी के लिए नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से 13 तारीख को आकर के और उसके इर्द गिर्द के जगहों में प्रचार करने की जरूरत महसूस हुई, तभी तो आए होंगे? देखिए, समस्तीपुर में एक चीज़ आप जान लीजिए, वहाँ जहाँ शांभवी चौधरी के साथ एनडीए का पूरा कुनबा प्रचार कर रहा है, वहीं सन्नी हजारी को वहाँ के स्थानीय नेता जो बार बार कांग्रेस के बड़े नेता अशोक राम हैं जी, बालेश्वर राम का जो परिवार है वो उनके साथ नहीं घूम रहा है जी। और कांग्रेस स्थानीय जो कांग्रेसी थे वो भी उनसे कन्नी कटा रहे हैं, सन्नी से कन्नी कटा रहे हैं जी। क्योंकि उनको लगता है कि कहीं यह सीट हजारी खानदान की बपौती न हो जाए और हम लोग जो इतना दिन से यहाँ राजनीति कर रहे हैं और अशोक चौधरी की बेटी में लोग भविष्य देख रहे हैं, ये अच्छे विश्वविद्यालय की पढ़ी लिखी हैं और किशोर कुणाल जैसे बिहार में अगर कोई सम्मानित जी, जैसे बिहार में अगर कोई सबसे बड़ा राम भक्त होगा तो उसमें आचार्य किशोर कुणाल जी का नाम आता है जी। और किशोर कुणाल जी की बहू हैं और वह समस्तीपुर की बहू है जी, न कि पूरे बिहार की बहू है। आलोक जी, क्या लगता है, मेरा ये अंतिम प्रश्न और आपसे जहाँ होगा। तक पासवान की बात है तो बिहार का पासवान चिराग पासवान के साथ घूमता है। तो प्रधानमंत्री भी कहते हैं, बिहार की जनता कहती है पासवान का वोट रामविलास पासवान को मिलता है, तो यहाँ फिर सन्नी हजारी का वोट कैसे आएगा? वहाँ सन्नी जहाँ देख रहे हैं कि शांभवी को उसके पिता ड्राइव करके सब जगह ले जा रहे हैं, वहीं सन्नी हजारी के पिताजी की ऐसी स्थिति है कि रूम से बाहर नहीं निकल रहे हैं, छुप के प्रचार नहीं कर पाते हैं। जी जी जी। आलोक जी, मेरा अंतिम प्रश्न होगा, क्या लालू प्रसाद ने जो व्यूह रचना की थी उसमें मोदी के मंत्रिमंडल के मंत्री और मोदी के उम्मीदवार यानी एनडीए के उम्मीदवार फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए आ रहे हैं, या ये जो उनकी रोड शो है, रैली है, ये सामान्य प्रक्रिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का एक सिद्धांत दिखता है जी कि जब तक कोई काम 100% सफल नहीं हो जाता है तब तक उस काम में वो लोग लगे रहते हैं। जी उसी का हिस्सा एक प्रधानमंत्री जी का रोड शो और रैलियां हैं। जी।
दुश्मन को कमजोर नहीं समझते। दुश्मन को कम से कहा जाता है कि अधूरा काम, जी अधूरा काम और अपराजित शत्रु, जी यह दोनों बुद्धि आग की तरह होता है, कब धंधक जाए इसकी कोई अथी नहीं देखा जाता है। बिल्कुल। आलोक जी ने जो बातें कही उसके साथ साथ एक आंकड़ा हम आपको बता करके और कमेंट बॉक्स में आपके विचार जरूर जानना चाहेंगे कि 2004 में अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल 30% वोट ला करके 22 सीट लेकर के आता है, 26 पर चुनाव लड़ा था। उसके बाद 2009 की बात करें तो लगभग 20% वोट ला करके मात्र 4 सीट ला पाता है। 2014 में 20% से कुछ ज़्यादा वोट ला करके 4 ही सीट लेके आता है और 2019 में लगभग 16% वोट ला करके शून्य पर आउट हो जाता है। अब 2024 का चुनाव चल रहा है, लालू प्रसाद के व्यूह रचना की चर्चा खूब हो रही है और तेजस्वी यादव जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं, 2 दिन पहले तक व्हील चेयर पर थे, आज उन्होंने व्हील चेयर छोड़ दिया। तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आज व्हील चेयर छोड़ करके आप प्रचार कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि फंसा हुआ है देश, देश को निकालना है, देश को दर्द से बाहर लेके आना है, तो अपने दर्द का परवाह नहीं करना पड़ेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रैली और उनका जो रोड शो है वो कितना ज़्यादा इन 5 सीटों को प्रभावित करता है और आने वाले 5वें चरण के चुनाव में जो सीटें हैं उनको इन्फ्लुएंस कर पाता है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा कि प्रधानमंत्री के रोड शो और उनकी रैली दोनों के आपके मत से, आपके विचार से आप उस पर क्या सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।